1945 के बाद आप देखोगे तो इंडिया में कुछ बहुत क्रूशियल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। यानी मुस्लिम लीग को स्ट्रेट अवे था कि हमको अब पाकिस्तान चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। तो जुलाई 1946 में जितने भी आपके लेबर्स या वर्कर्स थे, उन्होंने पोस्टल एंड टेलीग्राफ वाले उन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक किया था। हाउएवर जो मेंबर्स होते हैं आपके लीग के, वो रिफ्यूज कर देते हैं यहाँ पे कि हम नेहरू की लीडरशिप में काम नहीं करेंगे। तो लीडर्स को भी यहाँ पे ये लगने लगा कि यार कि कोई भी डिले अगर होता है ट्रांसफर ऑफ पावर में, तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि यार देश में सिविल वॉर ब्रेकआउट हो सकती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। दोस्तों, ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू यानी देश के पहले प्रधानमंत्री के एक बेहतरीन स्पीच के। यानी आप बेहतरीन इसलिए कहूंगा बिकॉज लिटरली अगर आप उस स्पीच को पढ़ोगे तो शायद आपको बहुत कुछ सब्सटैंशियल, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, है ना, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव को अलग रखते हुए। तो ये स्पीच थी ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी, यानी एक ऐसी कश्मकश एक तरीके से किस्मत के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हम इंडियंस यहां पे जीत गए। सो बहुत ही फेमस स्पीच है। जब भारत आजाद हुआ, जब देश को आजादी मिली, ब्रिटिशर्स ने फाइनली पावर को सरेंडर किया इंडियंस के हाथ में दोस्तों, और बना एक नया इंडियन सोवरेन कंट्री। राइट, आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। स्वागत है आप सभी बच्चों का आईसीएसई वाला चैनल के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बहुत सिंपल है कि समय कम है और कम समय के अंदर क्विक रिकॉल, यही अपना एजेंडा है माइंड मैप सीरीज का। अब इस बार तो मैं थोड़ा सा नाम लाना भूल गया। लास्ट लेक्चर में नाम लेकर के आया था उन बच्चों के जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और डेफिनेट सी बात है अगले क्लास में मैं नाम लेकर के आऊंगा ताकि बच्चों को मिले एक सुपर लेवल का डॉगेश शाउट आउट। अब भैया डॉगेश शाउट आउट क्या होता है, ये तो आपको क्लास में देखने को मिलेगा। चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एक ऐसी कहानी जिससे हमारे देश को फ्रीडम मिली, यानी हमारे इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, यानी हमारे संग्राम की कहानी, जहां पे हमको फाइनली जो है अब इंडिपेंडेंस मिल जाता है। चलिए तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने एक नया फेस एंटर किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यानी 1945 के बाद आप देखोगे तो इंडिया में कुछ बहुत क्रूशियल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे नंबर 1, ये जो पीरियड था बेटा, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट पीरियड था। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज आईएनए यानी जो इंडियन नेशनल आर्मी है हमारा, उसका बड़ा अनफॉर्चुनेट एंड हुआ था। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के जो मेमोरीज थे अभी भी हमारे दिल में जिंदा थे। और मुस्लिम लीग अगर आप देखोगे बहुत तेजी से अपना डिमांड ऑफ पाकिस्तान बहुत तेज करता जा रहा था। यानी मुस्लिम लीग को स्ट्रेट अवे था कि हमको अब पाकिस्तान चाहिए, नथिंग लेस देन दैट। अब हम बात करते हैं लॉर्ड वेवल की। तो लॉर्ड वेवल ने बेटा यहां पे अनाउंस किया था वेवल प्लान। अब लॉर्ड वेवल का बेटा जो वेवल प्लान था, ठीक है, जिसमें हम यहां पे डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे भारत को, इंडिया को, एंड साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात किया जा रही थी। तो किसके लिए? ऑब्वियस सी बात है बेटा, भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए। तो वो यहां पे सामने आता है। अच्छा, अब देखेंगे क्या होता है बेटा। अब यहां पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने आप देखोगे तो भाई कैबिनेट मिशन प्लान भारत के अंदर सेंड करने का आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया। नंबर 1, चेंजेस इन ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो यूएसए एंड रशिया जो है यहाँ पे दो सुपर पावर्स बन के बाहर निकलते हैं। एंड दोनों ही कंट्रीज अगर आप देखोगे तो भारत के फ्रीडम डिमांड को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि भारत के लिए बहुत पॉजिटिव बात थी। अब अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए ब्रिटेन में, तो उसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी थी बेटा, उसकी सरकार यहाँ पे हार जाती है और लेबर पार्टी यहाँ पे सरकार बना लेती है। एंड जो मैक्सिमम मेंबर्स थे लेबर पार्टी के, वो यहाँ पे कांग्रेस की डिमांड्स को सपोर्ट कर रहे थे। तीसरी बात, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने करीब 6 साल तक लड़ा था और उनको अभी कोई डिजायर नहीं था अपने अगले जीवन के अगले साल भी यहाँ पे इंडियंस को दबाने में या फिर उनकी डिमांड्स को दबाने में। तो डेफिनेट सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, वो भी यहाँ पे बहुत एक्टिव नहीं थे इंडिया के अगेंस्ट। राइट, तो एज अ रिजल्ट ये कुछ बातें ऐसी जो भारत के अंदर फेवर करके जाती हैं। रिवॉल्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अब अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है अभी, वो नो लॉन्गर भारत के ऊपर रिलाई कर रही है फॉर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, है ना। सिंपल सी बात है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो अभी अगर आप देखोगे जहां पे जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन हो वो इंडियंस पे रिलाई करे इस टाइम, है ना। पहले क्या होता था, कई सारे इंडियंस का भी सपोर्ट उसको मिल जाता था अपने ही मूवमेंट को दबाने के लिए। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जो आईएनए एंड जो पेट्रियोटिक आइडियाज अगर आप देखोगे आईएनए ने यहां पे जनरेट किया था लोगों के मन में, वो भी इंडियन आर्मी के अंदर भी काफी हद तक आ चुके थे, है ना। तो दैट मींस इंडियन आर्मी के अंदर भी वो इंडियंस जो पहले ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे, वो इंडियंस की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा सोच रहे हैं। अब क्या होता है, जो रिवॉल्ट होती है बेटा इंडियन नेवल रेटिंग्स की मुंबई में 1946 में, उसने भी काफी डिफिकल्ट बना दिया था गवर्नमेंट के लिए अपना कंट्रोल मिलिट्री के ऊपर मेंटेन करना। एंड साथ ही साथ आप देखोगे यहां पे जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है उन्हें काफी सारी स्ट्राइक्स भी की थी। तो यहां पे अभी जो इंडियन आर्मी है, इनफैक्ट इंडियन आर्मी जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, वहां पे भी आप देखोगे काफी ज्यादा पेट्रियोटिक सेंटिमेंट जनरेट हो जाते हैं और वो लोग इंडिया की फ्रीडम को डिमांड करना अपना प्रायर मोटिव यहां पे बना लेते हैं। साथ ही साथ अगर इनफैक्ट देखोगे जो पुलिस एंड सिविल सर्विसेज थे, वहां पे भी पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स और इंडिया की फ्रीडम की डिमांड्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे धीरे धीरे करके
राइज हो रही है। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे इंडियंस पहले ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे, वही अभी ब्रिटिश के खिलाफ होते जा रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे यहां पे तो यार लेबर अनरेस्ट, अब लेबर अनरेस्ट यहां पे लगातार यहां पे बढ़ रहा है कंट्री के अंदर। अगर आप देखोगे तो जुलाई 1946 में जितने भी आपके लेबर्स या वर्कर्स थे, उन्होंने पोस्टल एंड टेलीग्राफ वाले उन्होंने यहां पे स्ट्राइक किया था। फिर आप देखेंगे रेलवे वाले बंदे यहां पे स्ट्राइक करते हैं 1946 के अंदर। फिर इन द फैक्ट अगर आप देखोगे जो पीजेंट्स थे बंगाल में, इन्होंने तीन भागा स्ट्रगल स्टार्ट किया था यहां पे, है ना, जिससे कि यहां पे इन्होंने डिसाइड किया था कि ये 1/2 नहीं बल्कि 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स को बिल्कुल नहीं देने वाले। तो जो 3 भागा या तिभागा स्ट्रगल है, यहाँ आप देखते हो बेटा, यहाँ फार्मर्स बंगाल में स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा स्ट्रगल्स यहाँ पे हाई रेंट्स के अगेंस्ट किए जाते हैं, हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र ऐसी जगहों पे। तो ऑल इन ऑल क्या हो रहा है यार, इस टाइम पे जो नेशनलिस्ट आइडियाज है बहुत तेजी से कई सारे इलाकों में फैलते जा रहे हैं। लोग इन नेशनलिस्ट आइडियाज को कहीं ना कहीं बेटा अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगल्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। और उनका डिमांड बहुत क्लियर है कि हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, किसका, हमारे भारत का, हमारे इंडिया का। चलिए आगे बात करते हैं ना, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। अब देखिए जो नए प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, उनका नाम था क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन प्लान भारत के अंदर भेजते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि पावर को इंडियंस को ट्रांसफर करना। अब कैबिनेट मिशन प्लान की अराइवल होती है भारत में 1946 के अंदर, एंड यहां पे जो है 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स इस प्लान के हिस्सेदार बनते हैं। मतलब ये जो पूरा आपका टीम आया था वो 3 मिनिस्टर्स का था। क्लेमेंट एटली जो नए पीएम थे आपके ब्रिटेन के उस टाइम पे, उन्होंने इंडियन को पावर ट्रांसफर करने के ऑब्जेक्टिव से इस मिशन प्लान को भेजा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसके क्लॉजेस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, तो बहुत सिंपल है। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने यहाँ पे प्रपोज किया कि एक फेडरल यूनियन बनेगा ब्रिटेन का, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके भारत में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे कंट्रोल होने वाला है डिफेंस मिनिस्ट्री का, फॉरेन अफेयर्स का, कम्युनिकेशंस वगैरह का, जो कितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि जो इंडियन यूनियन है उसका अपना खुद का एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर आपका होगा। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपके लॉज एंड पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, लेजिस्लेचर जहां पे उस चीज को बनाया जाता है। एंड प्रोविंसेस के पास यहाँ पे कंप्लीट पावर होगी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट्स। तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो यूनियन के सब्जेक्ट्स यानी डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, आपका कम्युनिकेशंस हो गया, यहां पे तो यूनियन के पास एक्सक्लूसिव पावर है, यूनियन ही इस पे लॉ बनाएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं बेटा उस पे लॉज बनाने की पावर प्रोविंसेस या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास यहां पे होने वाली है। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस को यहां पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पे 3 मेजर ग्रुप्स बनने वाले हैं और एक प्रोविंस यहां पे इनफैक्ट आप देखोगे तो ऑप्ट आउट कर सकता है किसी भी ग्रुप से और किसी और को ज्वाइन कर सकता है बाय ऑब्वियसली वोटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो यहां पे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ब्रिटिश प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस के पास यहां पे चॉइस होगा ग्रुप्स को चेंज आउट करने का, राइट। इतने ये भी प्रपोज किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा, ठीक है, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहां पे करीब 389 मेंबर्स होने वाले हैं, एंड मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लोगों को चुना जाएगा। तो ये बेसिकली इसके मेजर क्लॉजेस थे अगर आप देखोगे। इसके अलावा प्रोविजन दिया गया था कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा मुस्लिम्स को और सिखों को, कि अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा इनका। ठीक है, नाउ एक इंटरिम, एक टेम्परेरी सरकार बनाई जाएगी सेंटर पे विद 14 मेंबर्स। ठीक है, और इंडिया के पास चॉइस होगा यहां पे डिसाइड करने का कि या ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना चाहता है या फिर उससे अलग होना चाहता है। साथ ही साथ एक ट्रीटी यहां पे की जाएगी, है ना, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटेन, जिससे के थ्रू जो मैटर्स है वो यहां पे सेटल किया जाएंगे आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर्स। यानी पावर्स जब ट्रांसफर की जा रही है तो एक ट्रीटी होगा, एग्रीमेंट होगा ब्रिटेन और भारत के बीच में, है ना, भारतीय सरकार के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में, एक तरीके से आप कह सकते हो, जिससे पावर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। सो दैट वाज द होल आइडिएशन। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट क्यों किया? देखिए सिंपल सी बात है, कैबिनेट मिशन प्लान ने यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है कैबिनेट मिशन प्लान के रिगार्डिंग, कि कैबिनेट मिशन प्लान ने यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसको रीजन है कि कैबिनेट मिशन प्लान को लगता था कि अगर आप पाकिस्तान क्रिएट करोगे तो उससे यहाँ पे कम्युनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, यानी जो रिलीजन के नाम पे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व बिल्कुल नहीं होने वाली है, बिकॉज जो परसेंटेज मुस्लिम है यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में रहने वाला वो 37.93% है ना। तो यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता कि जो नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके बंगाल, पंजाब एंड असम के, इनको पाकिस्तान में मर्ज करने का। ठीक है, सो वेरी वेरी सिंपल, बिकॉज अगर आप मुस्लिम्स की परसेंटेज देखोगे, जिसके बारे में हल्ला करा था जिन्ना और मुस्लिम लीग की, भैया मुस्लिम मेजॉरिटी में, तो अगर उनका परसेंटेज देखोगे तो लगभग इतना ही आता है ना। फिर आप अगर इनफैक्ट देखोगे तो आप जस्टिफिकेशन यहां नहीं दे सकते कि आप नॉन मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई जो आपका डिमांड ऑफ पाकिस्तान है वो जस्टिफाइड नहीं है। अब प्रिंसली स्टेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहां पे, डेफिनेट सी बात है, इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन करना। इसके अलावा इट विल बी डिफिकल्ट टू डिवाइड द आर्म्स फोर्सेस, है ना, जो आपके बाकी सिस्टम है, पोस्टल टेलीग्राफ सिस्टम, आर्म्ड फोर्सेस, इन सबको डिवीजन करना 2 स्टेट्स के अंदर बहुत मुश्किल है। तो डेफिनेट सी बात है कैबिनेट मिशन प्लान यहां पे पाकिस्तान के डिमांड को, पाकिस्तान के क्रिएशन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो कैबिनेट मिशन प्लान की तरफ
कांग्रेस या बाकी लीडर्स का रिएक्शन क्या है। नंबर 1, कांग्रेस ने सर्टेन रिजर्वेशंस के साथ कुछ रिजर्वेशंस की डिमांड रखी और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तीनों क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग क्लॉज थे उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसने जो जितने भी प्रपोजल्स थे, ठीक है, दैट इज वायसरॉय जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगा यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? बिकॉज अगर टेम्परेरी सरकार वायसरॉय बनाएगा तो डेफिनेट सी बात है कांग्रेस के पास या किसी और के पास कोई खास पावर्स नहीं होंगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वायसरॉय कभी भी ऐसी सरकार नहीं बनाएगा जो उसकी पावर को चैलेंज करे या ब्रिटेन के इंटरेस्ट में ना हो। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे कांग्रेस इस बात को रिजेक्ट कर देती है। मुस्लिम लीग यहाँ पे कंप्लीटली जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इनको ये लगा कि अगर आप मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को यहाँ पे एक साथ ग्रुप टुगेदर कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से इनडायरेक्टली पाकिस्तान बना ही रहे हो। ठीक है, जो यहाँ पे ऑलरेडी ये बात करनी ये लोग कर ही रहे थे कि भाई ठीक है हम मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को एक साथ कर देंगे, तो ऑफिशियल नाम नहीं आ रहा पाकिस्तान का, बट ठीक है एक तरीके से आप ऐसा ही रीजन बना रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़नी स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे नंबर 1, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस थे वो थे आपके जुलाई 1946 के अंदर, जिसमें कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी यहां पे मिल जाती है। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 सीटें जीती, जो मुस्लिम सीट्स थी एक्सक्लूसिव सीटें, तो 78 में 73 यहां पे मुस्लिम लीग जीत जाती है। अब लीग को ये डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो बेटा कि असेंबली इलेक्शंस में बाहर हो जाए। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है भैया इनका तो सब खत्म ही हो जाएगा। साथ ही साथ इसको ऑल्सो लगा कि अगर एक बार ब्रिटिश चले गए तो पावर जो है ना बेटा डेफिनेट सी बात है यहाँ पे हिंदूज के फेवर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी वजह से इनको लग रहा था कि हमको यहाँ पे कभी पावर्स आगे मिलेंगे नहीं। तो 2 सितंबर 1946 को क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू और बाकी मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल के मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग है बेटा इसमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस डे को द डे ऑफ मॉर्निंग ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन आप शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं बाय द मुस्लिम लीग। ठीक है, एंड पूरे मुस्लिम्स को कहा जाता है देश भर में कि आप जो है ब्लैक झंडे या काले झंडे लेकर के निकल जाइए। ठीक है, नाउ अब कई सारे एफर्ट्स एंड नेगोशिएशंस के बाद क्या होता है वाइसरॉय के साथ दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग है अंडर मोहम्मद अली जिन्ना वो अग्री करती है इस इंटरिम गवर्नमेंट को, टेम्परेरी सरकार को ज्वाइन करने की, है ना, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। हाउएवर जो मेंबर्स होते हैं आपके लीग के वो रिफ्यूज कर देते हैं यहाँ पे कि हम नेहरू की लीडरशिप में काम नहीं करेंगे। तो नेहरू को अगर आप लीडर बनाओगे तो इसकी लीडरशिप में हम काम नहीं करेंगे, तो क्लियरली डिफेंड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को मिलती है विदाउट द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रेजोल्यूशन यहां पे पास करती है टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट सोवरीन रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जिसके हेड ऑफ द स्टेट्स को इलेक्ट किया जाएगा, यानी हमारे राष्ट्रपति इलेक्टेड है। सोवरीन मतलब कंप्लीट कंट्रोल हर एक चीज का भारत के पास होगा। ठीक है, तो ये जो असेंबली का मीटिंग हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 वाले का, उसको मुस्लिम लीग नहीं अडॉप्ट करती है, और जो बाकी लीग के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, मतलब जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन पास करते हैं भारत को इंडिपेंडेंट आपका सोवरीन और रिपब्लिक कंट्री बनाने का। अच्छा, अब आता है क्लेमेंट एटली का अनाउंसमेंट। ठीक है, नाउ जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस के डिफरेंसेस के चलते सही तरीके से काम नहीं कर रही है, राइट। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि यहां पे क्या होता है कि एटली डिसाइड करता है, और साथ ही साथ जो बाकी पार्लियामेंट वाले ब्रिटिश के वो डिसाइड करते हैं कि पावर्स को इमीडिएट लेवल पे इंडियंस को ट्रांसफर कर देना चाहिए, बिकॉज ये इंटरिम गवर्नमेंट या टेम्परेरी सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, बिकॉज मुस्लिम लीग और कांग्रेस कभी मिलकर काम नहीं करेंगे, बेस्ट तरीका है कि पावर को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, अब नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए कि पावर कैसे ट्रांसफर की जाए, लॉर्ड वेवल को दोबारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल साहब आते हैं एंड लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया जाता है जो कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये दो लोग बुलाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है एज न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अच्छा यहां पे क्या हुआ, एक चीज ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, कि अब ये जो यहां पे फाइनली अब बात आ रही है ट्रांसफर ऑफ पावर्स की, तो वेवल पहले से भारत के अंदर है, काफी सारे रिकमेंडेशंस लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वेवल से बात नहीं बन रही, तो यहां पे क्या हो रहा है, वेवल को रिकॉल किया जाएगा, मतलब वापस बुला लिया गया। ठीक है, और उसकी जगह जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो कि आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, उनको यहां पे इंडिया भेजा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला टास्क था माउंटबेटन का कि इनको पीस रिस्टोर करना है कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, और माउंटबेटन को यह समझ में आ गया था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इनएविटेबल है, यानी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, भारत का डिवीजन वहां पे होके रहेगा। तो ये क्या करता है कि एक प्लान लेकर के आता है, इसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं, जिससे पावर को ब्रिटेन से इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन यहां पे प्लान ऑफ पार्टीशन प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा कि 7 प्रोमिनेंट लीडर्स को अपना प्लान ऑफ पार्टीशन बताया, नेहरू, पटेल, जिन्ना, कृपलानी, लियाकत, निश्तर और बलदेव सिंह। अब प्लान बहुत क्लियर था, यहां पे प्लान को कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है, लीग भी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, सो ठीक है, नो कंट्रोवर्सीज गाइस। सो प्लान को कांग्रेस और लीग दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, प्लान में क्या था, ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर देना, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, दोनों कंट्रीज के ऊपर है डिसाइड करने के लिए कि अपने रिलेशनशिप आपको कैसे रखने हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ और एक दूसरे के साथ। दूसरी बात, प्रिंसली स्टेट्स फ्री होंगे, इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना उनके ऊपर है, चाहे तो फ्री भी रह सकते हैं बाद में।
बंगाल और पंजाब को पार्टीशन कर दिया जाएगा, ठीक है, बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दोनों स्टेट्स की, उन्होंने भी इस बात के फेवर में वोट किया था, यानी बंगाल भी अगर आप देखोगे तो डिवाइडेड है, ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना था और वेस्ट बंगाल भारत में, तभी उसको वेस्ट बंगाल हम कह रहे होते हैं, ठीक है, दो वो भारत के वेस्ट में नहीं है क्योंकि बंगाल का वेस्टर्न पोर्शन इस वजह से उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है। ईस्ट बंगाल आज के टाइम में बांग्लादेश है और पंजाब अगर आप देखोगे तो पंजाब का कुछ पोर्शन भारत में, बाकी पोर्शन अगर आप देखोगे मेजॉरिटी तो पाकिस्तान के अंदर है। द रीजन इज कि दोनों स्टेट्स को यहाँ पे प्रोविंसेस को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। चलो, और दोनों स्टेट्स की या दोनों प्रोविंसेस की जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो भी इसी बात के लिए फेवर कर रही हैं। अब एक प्लेबिसाइड करवाना था, प्लेबिसाइड का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्ट वोटिंग, ठीक है। तो ये प्लेबिसाइड कहाँ होना था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी जो आपका NFWP था। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके वही वाले इलाके, लाहौर, पेशावर, सिंध, मतलब मुल्तान के आसपास का इलाका, ये था इस पर्टिकुलर रीजन का पार्ट। अब यहाँ पे एक प्लेबिसाइड होना था कि आप डायरेक्ट वोटिंग करवाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है कि आपने पाकिस्तान ज्वाइन करना है, ठीक है। और रेफरेंडम प्लेबिसाइड इसका मतलब यही होता है, राइट। रेफरेंडम भी वही होता है कि डायरेक्ट वोट है, आप पूछोगे कि एक्सेप्ट कर तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो रेफरेंडम को यहाँ पे डेफिनेट सी बातें करवाया जाना था मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ सिलत में। तो सिलत आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के अंदर आता है, ठीक है। यही डिसाइड करने के लिए कि ये ईस्ट बंगाल में रहना चाहते हैं या फिर ये आसाम ज्वाइन। अच्छा, एक चीज और, सॉरी, यहाँ पे एक करेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो पाकिस्तान के अंदर आता था, फिलहाल पाकिस्तान के अंदर नहीं आता क्योंकि ईस्ट बंगाल का हिस्सा है, तो मैंने आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में आता था किसी टाइम पे, ठीक है, बट इट इज नॉट एट ऑल इन पाकिस्तान राइट नाउ, ठीक। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक रेफरेंडम करवाया जाना था कि आपको ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का पार्ट बनना है, मतलब ईस्ट बंगाल वाले साइड पे रहना है आपको, बिकॉज ईस्ट बंगाल आप देखेंगे तो लास्ट में जाके ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है, नॉर्थ बांग्लादेश, ठीक है। या फिर आपको आसाम ज्वाइन करना है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सिलेट अभी आसाम वाले साइड पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो रेफरेंडम यानी डायरेक्ट वोटिंग यहाँ पे भी करवाई गई है, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना बेटा ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल वाला, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली जो ईस्ट बंगाल वाला सेक्शन था ना, इसे आप आज बांग्लादेश कहते हो, राइट बेटा। तो किसी जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था। 1971 का जो वॉर हुआ है भारत और पाकिस्तान का, इसमें भारत ने गजब तरीके से हराया पाकिस्तान को, उसमें आप देखोगे कि आपका इंडिपेंडेंट होता है और आपका बांग्लादेश बनता है, ठीक है। तो यहां से बस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, राइट। चलिए, अब डिसाइड किया गया कि पावर को ट्रांसफर किया जाएगा जून 1948 के पहले, ठीक। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक एक्ट पास करना था जिससे कि पावर को ट्रांसफर किया जा सके बिफोर आपका दिस थिंग पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। फाइनली अगर आप देखोगे कि पावर ट्रांसफर तो अपना फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम लोग ऑफिशियली हम लोग को इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस से बात है यार कि हम लोग ब्रिटेन के अंडर थे उस टाइम पे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसके लिए एक ऑफिशियल एक्ट लाना पड़ेगा, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके थ्रू भारत आपका आजाद होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या होता है, जो माउंटबेटन प्लान था उसके ना बड़े मिक्स रिएक्शंस आए थे लोगों के साइड से, पार्टीज के साइड से भी, ठीक है। अब क्या होता है, जितने भी नेशनलिस्ट थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे वहां पे देश के पार्टीशन से। मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है उन्होंने प्लान को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया था यहाँ पे। तो एज अ रिजल्ट लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा हेट्रेड का भावना था, लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, आपको राइट्स, आपको दंगे भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज लोग रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा, इनफैक्ट आप कह सकते हो दोस्तों की बहुत ज्यादा पम्प्ड अप थे, राइट। एंड उनको बड़ा खराब भी लग रहा था यार पार्टीशन हो गया। कई सारे लोग अगर आप देखोगे दोस्तों तो जो पाकिस्तान वाले साइड से वो भाग करके इंडिया आना चाहते थे, कई सारे इंडिया वाले साइड भाग के पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो इट वाज ह्यूज अमाउंट ऑफ केओस, बहुत तगड़ा केओस था मेरे दोस्त। तो लीग ने इनफैक्ट अगर देखो अब क्या होता है कि लीग जो है इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करती है जिससे कि कंप्लीट जो वर्किंग ऑफ द कांग्रेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके, रोका जा सके। इंटरिम गवर्नमेंट यानी वही टेम्परेरी सरकार जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो बाद में कांग्रेस को भी रियलाइज हुआ दोस्तों कि हम लोग लीग के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। फाइनली क्या होता है कि एक और चीज थी जो कि पार्टीशन के ऑल्टरनेटिव में हो सकती थी, और वो ये था कि एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ फेडरेशन बनाई जाए। यानी कहने का मतलब है इंडिया को एक ऐसा देश बना दिया जाए जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर हो और स्टेट गवर्नमेंट्स भी आपकी मतलब ठीक ठाक पावरफुल हो, ठीक है। तो स्मॉलर इंडिया जिसमें, या फिर दूसरा ये था कि एक छोटा इंडिया हो जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी हो, ठीक है, और एक आप कह सकते हो कि मतलब एक तरीके से बेटर देन अ बिगर स्टेट विद अ वीक सेंटर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। पार्टीशन अगर आपने नहीं करना है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बहुत वीक हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट्स आपकी जो है कंपैरेटिवली ठीक ठाक पावरफुल वाली आपको देखने को मिलेगी, दोनों में आपस में पावर का फाइट चलता रहेगा। तो ये कहते हैं कि इससे बेहतर ये है कि आप एक स्मॉलर इंडिया बनाइए लेकिन सेंटर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स रादर देन कि सेंटर आपका वीक रहे। अब कोई एनी फर्दर प्रेजेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑन इंडियन सॉइल कुड हैव बीन डेंजरस, ठीक है, एज दे वर इंस्टिगेटिंग द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। नाउ अब अगर आप देखोगे कि यहां पे क्या हो रहा था कि ब्रिटेन यहां पे जब जा रहा है ना बेटा, तो इंडिया एकदम ऐसे ही करके जा रहा है। क्यों? बिकॉज नो डाउट कि ब्रिटेन ने यहाँ पे भारत को पावर ट्रांसफर की बात कह दी है, लेकिन फिर भी ये धीरे से उकसा रहा है प्रिंसली स्टेट्स को, बेटा तुम जो है इंडिपेंडेंट रहो, किसी के साथ ज्वाइन मत करना। तो यहाँ पे ना सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही है। अगर इस बात में ब्रिटेन फंस जाता है, पकड़ जाता है, तो यहाँ पे ब्रिटेन पे उल्टा पड़ जाएगा ये।
तो एज अ रिजल्ट क्या है, ब्रिटेन ना बहुत तेजी से यहां से निकलने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो पार्टीशन बेसिकली यहां पे प्राइस था जो इंडिया को पे करना पड़ रहा था फॉर द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो लीडर्स को भी यहां पे लगने लगा कि यार कि कोई भी डिले अगर होता है ट्रांसफर ऑफ पावर में तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि यार देश में सिविल वॉर ब्रेकआउट हो सकती है। दैट वाज वेरी एविडेंट। तो ऐसा कुछ ना हो, इससे बेटर है कि इससे पहले यार हमारा क्या किया जाए, एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को ले आया जाए। सो अभी क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान को जब एक्सेप्ट कर लिया गया तब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम लोग लेकर के आते हैं, जिसको ब्रिटेन का पार्लियामेंट, जिसे आप हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, बेटा ये पास करता है। मेन प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट के? नंबर 1, 2 सेपरेट डोमिनियंस बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट किया जाएगा। पाकिस्तान को के अंदर बेटा आपका एनएफडब्ल्यूपी, मैंने आपको बताया वही पेशावर लाहौर वाला जो इलाका वो पूरा आ जाएगा, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, वेस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न बंगाल, ठीक है। जो बाउंड्री कमीशन, जिसको आप रैटक्लिफ कमीशन कहते हैं कई बार, वो अपॉइंट किया गया था, जिसका काम था यहाँ पे बाउंड्रीज को डिमार्केट करना, ठीक है, दोनों देशों के बीच में। अच्छा, अब क्या होता है, बंगाल को यहां पे डिवाइड कर दिया गया है ना, बंगाल विल बी डिवाइडेड अगर उसके लोग चाहते हैं इस चीज को। अच्छा, अब अगर क्या होगा, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, खासकर हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स की एंड मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों की, वहां पे क्या होगा बेटा, उनको डिसाइड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वोटिंग कि क्या वो डिवीजन ऑफ स्टेट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते, ठीक है। एक प्लेबिसाइट या डायरेक्ट वोट करवाया जाएगा एनएफडब्ल्यूपी और सिलहट के अंदर ईस्ट बंगाल में, डिसाइड करने के लिए कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान को, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे एनएफडब्ल्यू ने फिर जो आपका इलाका था लाहौर वगैरह वाला वो ना, उसने तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जो बाकी मतलब आपका सिलहट का इलाका था बच्चा, इसने यहां पे अगर आप देखोगे तो ईस्ट बंगाल को यहां पे ज्वाइन करने का थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं प्रोविजन दिखाया है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ इट गोस, ठीक। तो सिलहट वाला इलाका आप देखेंगे तो मतलब बंगाल साइड पे, तो बेसिकली सिलहट का में 2 एरियाज हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा मतलब डिस्ट्रिक्ट है आपका आसाम वाले साइड पे भी, ठीक है। तो इट्स वेरी मतलब नियर बाई क्लोज वाला एरियाज आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से बात करें तो एनएफडब्ल्यूपी जाके ज्वाइन करता है पाकिस्तान के साथ, सिलहट कहता है कि मेरे को ईस्ट बंगाल में ही रहना है, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया जाएगा हर एक डोमिनियन के लिए, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों कंट्रीज के फॉर्म नहीं हो जाते। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोस्तों यहाँ पे सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं बन जाता, दोनों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों मतलब जो आपके डोमिनियंस इंडियन पाकिस्तान, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से चलाया जाएगा। जो राइट ऑफ द किंग होगा टू वीटो द लॉ, वीटो का मतलब होता है किसी भी लॉ को, कानून को डिसएग्री कर देना, ठीक है, वो यहां पे गिवन अप हो गया। एंड ये जो राइट था बेटा किसके पास पास ऑन हो गया, टू द गवर्नर जनरल। तो राजा के पास अभी अधिकार नहीं है वीटो करने का, अगर उसको कोई लगता है कोई लॉ सही नहीं है तो उसको डिसएग्री कर सकता है, ठीक है। ये लॉ किसके पास आ गया, ये राइट आ गया गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ब्रिटिश रूल से, एंड इनके पास फ्रीडम है कि वो किसको भी ज्वाइन करना चाह सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान। प्रोविजंस ये भी किए गए थे कि इंडियन आर्मी एंड बाकी एसेट्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा बिटवीन द 2 नेशंस, और साथ ही साथ जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे प्रोविजंस बना दिए गए कि यार जो आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं, है ना, जिनको सेक्रेटरी ने अपॉइंट किया है, उनके प्रोफाइल की यहाँ पे रक्षा की जाए, उनको यहाँ पे वही इंटरेस्ट या वही प्रोफाइल प्रोवाइड की जाए, राइट। चलिए, अब 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स भारत और पाकिस्तान के क्रिएट कर दिए जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान बना था आपका 14 अगस्त को और भारत बना था बेटा 15 अगस्त को, ठीक है। मतलब 14 अगस्त को ऑफिशियली पाकिस्तान को ट्रांसफर हुआ था पावर, एंड देन 15 अगस्त को भारत आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के, मोहम्मद अली जिन्ना बनता है पहला प्राइम मिनिस्टर आपका, गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाकी में प्रेसिडेंट वगैरह, ठीक है। तो उनका अपना अलग ही सिस्टम चलता है। तो फिलहाल भारत में पीएम था, तो भारत के पहले पीएम बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जिन्ना बनता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ द फ्री पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप देखोगे जो इंडिया इंडिपेंडेंस था भारत का, इसने कहीं ना कहीं काफी सारे कंट्रीज के फ्रीडम मूवमेंट्स को काफी इंपैक्ट किया है। ओरिजिनली बताऊं तो यार देखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भाई साहब दोनों पावर के पीछे पागल थे, ठीक है। दोनों को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था, ऐसा नहीं था कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आपस में कर लें और कंट्री डिवाइड ना हो। जिन्ना को भी मालिक बनना था, नेता है ना, एकदम कब्र में पैर लटके थे, उसका नेता तो बनना था मालिक। नेहरू साहब को भी चाहिए थी कहीं ना कहीं पावर। तो एंड ऑफ द डे आप देखोगे, मैंने कहा ना कि पावर का खेल है सारा, ठीक है, पावर का खेल है सारा, है ना, कर दिया मिलके बंटवारा, तो ये वाला केस है, पावर का खेल है सारा दोस्त, पावर सबको चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम हियर। तो ये आप देखोगे तो फाइनली मतलब ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं भारत के अंदर कि यार आपके पास फिर लास्ट में कोई ऑप्शन बचता नहीं बट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो जो हमारे विक्ट्री सेलिब्रेशंस थे तो वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ऐसा जीत किस काम की जहां पे पूरा देश लहूलुहान हो जाए, है ना, पूरे देश में खून खराबा, पूरे देश में राइट्स दंगे, लोग कटे उटे लाशें आ रही हैं ट्रेन के अंदर। दैट वाज अ वेरी बैड साइट, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने बुरे हालात थे। और इंडिया जो है अगर आप देखोगे तो पार्टीशन के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। एग्रीकल्चर इंडिया का बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, इकॉनमी बिल्कुल घटिया हो चुकी थी, आप कह सकते हो बिल्कुल बेकार की हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज भारत में उतनी ज्यादा थी नहीं, और काफी सारे रिसोर्स रिच एरियाज आप देखेंगे पाकिस्तान के पास जा चुके थे। सो दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडिया वाज
ब्रेकिंग, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर तरीके से हम बेटा मजबूर हो चुके थे, है ना। अगर आप देखोगे केयरफुल प्लानिंग एंड लॉन्चिंग के बाद ही हम इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि हमारे देश की इकॉनमी धीरे धीरे करके इंप्रूव करनी चालू हुई, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे देश ने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट अपनाया, जो कि ऑब्वियसली बात है यूएसएसआर का ही कंसेप्ट था, है ना। वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था उससे, तो हमारे देश में भी सरकार ने सेम चीज अप्लाई की एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्ड आवर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए फिर धीरे धीरे आप देखोगे तो नो डाउट कि हम बहुत आगे आ चुके हैं पाकिस्तान की कंपैरिजन में। आपको पता ही पाकिस्तान आज भी बहुत डिस्टर्ब्ड है यार, है ना। एंड नो डाउट कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है, ग्रेजुअल है हमारी प्रोग्रेस, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी है और प्रोग्रेस थोड़ी कम तेजी से। तो नो डाउट दोस्त हमारी प्रोग्रेस थोड़ी ग्रेजुअली थोड़ी स्लो है, लेकिन हमने फिलहाल काफी ज्यादा बढ़िया कर लिया है अपने पिछले कई सालों में एंड होपफुली गाइस विल बी डूइंग मच बेटर इन द कमिंग ईयर्स, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज के लिए आपका बस एक सिंपल सा क्वेश्चन यही है, मुझे भी कोई 2 पॉइंट्स बता दो तुम इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान के कोई भी 2 पॉइंट्स आपको मैं कुछ बता देने हैं एंड दैट्स ऑल। तो बस आपका क्वेश्चन वही है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, टेक केयर एवरीवन, लव यू गाइज, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल एंड स्टे ट्यून्ड विद योर अमेजिंग चैनल आईसीएससी वाला। मेरा नाम है कुणाल, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे अगली बार, बाय बाय, टेक केयर।